आसमान में बादल उमड़ने घुमड़ने लगे थे। जून जुलाई के महीने में शिमला की बारिश अच्छी खासी ठंड ले आती है। ऑफिस से आते हुए यहाँ वहाँ घूमते सैलानियों और चाय की गुमटियों को देख पलास की चाय पीने की इच्छा हुई। इच्छा से ज़्यादा सुविधा का ख्याल था। घर में चाय बनाने से छुटकारा मिलने वाली सुविधा, पर मन पर आदत हावी हो गई। ऑफिस से सीधा घर आने की आदत। सो रुका नहीं, जबकि आज वह चाय पीने के लिए रास्ते में रुक सकता था। समय से घर पहुँचे ना पहुँचे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये समय तो घर से भागने का है, पर आदत का क्या। गाड़ी धीमी जरूर हुई, पर चलती गई उस घर की ओर जिसमें देर क्यों हुई पूछने वाला कोई नहीं। घर फीकी सी बेबस मुस्कान पलास के अधरों पर फैल गई और विचारों की सुई घर और केतकी की ओर मुड़ गई। बिन घरनी घर भूत का डेरा, किसी ने क्यों कहा होगा। क्या वह भी भूत की तरह रात को घर में भटकता है? कभी खिड़की बंद करता है, कभी खोलता है, कभी पानी पीने रसोई में आता है, तो कभी बालकनी में खड़े होकर दूर गगन में चांद की दिशा देखकर समय का अंदाज़ा लगाता है, या शायद चांद को देखने का उसे अब समय मिल रहा है। इसकी तसल्ली खुद को देता है। हाँ, यही सही है। इसी सकारात्मक सोच के साथ उसे अकेलेपन का उत्सव मनाना है। बच्चे कॉलेज की प्रोफेशनल डिग्री के लिए उसके शहर से दूर हैं। पत्नी को उसकी ज़रूरत नहीं, अब वह स्वच्छंद है। यही समय है खुद को वक्त देने का। वक्त ही वक्त है उसके पास। केतकी के बगैर घर भूत का डेरा तो कहीं से नहीं लगता, लेकिन रेडियो टेलीविज़न म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ से गुलजार रहने वाला घर बिन घरनी खूब मज़े से चल रहा है। सुबह शाम एफएम पर गाने, देर रात टेलीविज़न अपनी मर्जी का चैनल, और कोई रोक टोक वाला नहीं। अब मर्जी हो कहीं घूम आओ, कहीं जाओ आओ, कोई रोक टोक नहीं। इस अकेलेपन के रोमांच का श्रेय 100% केतकी को जाता है। केतकी के ख्याल ने चाय को रिफ्लेक्स कर दिया था। अब दिमाग में अनचाहे विषय के रूप में वह पूर्णता छा गई थी। नतीजतन सख्ती से भींचे होठ खुले और वह बुदबुदा उठा, थैंक यू छोड़कर जाने के लिए। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ मेरे खत ने तुम्हारी इस खुशफहमी को बखूबी दूर कर दिया होगा कि तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। अकेलापन ने उसे मन ही मन बतियाना सिखा दिया था। आजकल वह रह रहकर बुदबुदा उठता है। आंखें रास्ते पर और हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे। दिमाग में केतकी का चेहरा न चाहते हुए भी कौंध रहा था। धीरे धीरे 1 महीना होने को आया, पर तुमने खबर नहीं ली। फिर मैं ही क्यों तुम्हारी कमी महसूस करूं? इस विचार के साथ ही एक विजय सूचक मुस्कुराहट अधरों से होती हुई संपूर्ण चेहरे पर व्याप्त हुई, तो चेहरा तन गया और उसका अहम भी। जेहन में छाई खत के इबारतों ने उसे संतुष्टि से भर दिया। तिलमिलाने वाली इबारतें जब खत के मार्फत केतकी तक पहुंची होंगी, तब उसका चेहरा देखने लायक रहा होगा। टूट गया होगा उसका वह वहम कि उसके बगैर घर भूत का डेरा बना होगा। पलाश के चेहरे पर एक वहसियाना मुस्कान चस्पा हो गई। पत्नी के अहम के चकनाचूर होने के अहम में डूबा हुआ कब सोसाइटी के गेट के भीतर घुसा, जान ही ना पाया। विचारों का कारवां दुल्ला काकी को देखकर थमा। गार्ड रूम के समीप बने चबूतरे पर बैठी दुल्ला काकी हाथ से उसे रोकने का इशारा करती घुटने पकड़कर उठ खड़ी थी। गाड़ी किनारे लगाते लगाते दिमाग में चल रहा था, काकी को अमूमन इस समय तक चली जाती हैं, आज अभी तक रुकी हैं। ज़रूर कोई बात है, क्या पता उससे कोई काम हो। एंट्री पास के लिए शायद एप्लीकेशन दिखवानी हो। दुल्ला काकी को देख चाय की दबी तलब फिर उठाई। शाम की चाय का इंतजाम होने की संभावना बनती देख मन में हिलोर उठी। वैसे दुल्ला काकी का वह बहुत सम्मान करता है। वह 2-3 घरों में ही काम करती हैं। उसके यहाँ सिर्फ बर्तन झाड़ू पोछा ही करती थी,
पर कोई आता जाता है या फिर हारी बीमारी हो या फिर केतकी रूटीन तौर पर मायके गई हो तो वह उस पर तरस खाकर खाना भी बना देती हैं, बेगार नहीं टालती, मन से उसका ध्यान रखती हैं, उसे क्या और कैसा पसंद है इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं। ये बात अलग है कि इस बार केतकी उससे नाराज होकर अनिश्चित काल के लिए चली गई है। यह बात काकी नहीं जानती, कई बार पूछ चुकी हैं, दुल्हन कब तक आई हैं, वह कब तक वापस आएगी या नहीं। इस संभावनाओं पर वह पिछले 1 महीने से गोलमोल जवाब देता आया है। भैया आजकल होश कहाँ रहत है। खिड़की का शीशा नीचे करते ही दन्न से काकी ने उल्हना दे मारा तो उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ। चिढ़े हुए कुछ उद्दिन भाव के साथ बोली, चाबी काहे मेज पर भूल आए। अरे कौन सी, घर की और क्या। यही मारे रुका पड़ा। और हाँ बिटिया आई रही। आज दुल्ला काकी ने बमसा फोड़ा। वह बेतरह चौंका। कौन, केतकी? और कौन? हम चाबी दिए थे उनको, पहले तो ली फिर वापस कर दी। बोली हम मम्मी के यहाँ जा रहे हैं, आप ही दे देना। बताओ, आई घंटा खाड़ रुकी और चली गई। हमका देर हुई सो अलग। दुल्ला काकी के चेहरे पर देर से घर जाने का मलाल था और उसके चेहरे पर विस्मय। अच्छा, उसने भरकस खुद को सम्मान दिखाया, जबकि सच यह था कि वह बेतरह धड़क रहा था। धड़कना भी प्रेम वाला नहीं, भय वाला। जिस तरह जली कटी लिखकर उसने अपना रोष खत के माध्यम से उसे जताकर उसकी अनुपस्थिति में अपने सुखी, संतुष्ट और शांत जीवन का बढ़ चढ़कर महिमा मंडन किया, उसे पढ़कर सीने में बर्छियां तो चली ही होंगी। ऐसे ही क्या वह बिना कुछ कहे रहती, पर वह बिना कुछ कहे चली गई। इस सच को अब तो नकार नहीं सकता, पर जब जाना ही था तो आई क्यों, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके आकर चले जाने पर खुश हो या नहीं। दुल्ला काकी उसे चाबी पकड़ाती कह रही थी, संभाल कर धरा करो। उसने सिर हिला दिया। दरअसल घर की एक चाबी उसके पास और एक केतकी के पास हमेशा रहती है, पर बैठक यानी मेन डोर की तीसरी चाबी दुल्ला काकी को खास मौके पर दी जाती है, ताकि वे उनकी अनुपस्थिति में आकर काम करके जा सकें। बेडरूम अमूमन लॉक रहते हैं, सिर्फ बैठक और रसोई जाया जा सकता है, पर इन दोनों तो रोज के लिए ही उसने मेन डोर की चाबी दुल्ला काकी को दे दी, ताकि गाड़ी पार्क करके फ्लैट का ताला खोला, बैठक पर सरसरी नज़र डालकर बेडरूम में गया, मुआयना करने के लिए अलमारी खोली तो वो भी जस की तस ही थी। सरसरी तौर पर कपड़ों पर हाथ फिराया तो पाया कोई हैंगर खाली नहीं था। तभी नज़र स्टडी रूम के चाय के जूठे कप के नीचे दबे खत पर पड़ी। ओह, तो खत का बदला खत से। उसके आने का उद्देश्य समझ में आते ही विद्रूप मुस्कान से उसका चेहरा बना बिगाड़ा। पता नहीं कितने जहर उगले होंगे, सोचते हुए खत उठाया। एक बारगी मन में आया कि बिना पढ़े ही फाड़कर फेंके, पर कितने ताने उपेक्षा लांछन बंद है, यह जानने की स्वाभाविक उत्कंठा दबा पाने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाया तो पढ़ना शुरू किया। बिना किसी संबोधन के वह लंबा खत प्रारंभ हुआ था। प्लास कितना दुखद है कि छोटे से वैचारिक मतभेद ने हमें इतना दूर कर दिया कि इस माध्यम से बात करनी पड़ रही है। मैं यहाँ अपना कुछ छोटा बटोरने आई थी, शायद ना भी आती यदि तुम मुझे वो खत ना भेजते। तुमने लिखा कि तुम्हारा जीवन सा आनंद बीत रहा है, मेरी कमी का एहसास तक तुम्हें नहीं होता। खाना पीना दुल्ला काकी बढ़िया से संभाल रही हैं, मैं अब पहले से ज़्यादा तरतीब से हूँ। हाँ, मैंने देखा किस तरह तुमने अपनी अलमारी के साथ साथ मेरी अलमारी पे भी कब्जा जमा लिया है। तुम्हारे कपड़ों ने मेरे कपड़ों के बीच जबरन अपनी जगह बना ली है। तुम्हारे बनियान, अंडरवियर और रुमाल तक का कब्जा मेरी अलमारी में हो गया है। अब तुम्हें अपने कपड़े ढूंढने में मारा मारी नहीं करनी पड़ती है। तुमने लिखा कि अब तुम बिना किसी चिक के ऑफिस जाते हो, वापस आकर अपने हाथों की खूब मीठी चाय के साथ तेज म्यूजिक वाली वेस्टर्न म्यूजिक का आनंद उठाते हो। क्लासिकल संगीत और गज़लें अब तुम्हें तंग नहीं करती।
रात को आराम से सोते हो, क्योंकि हमेशा से ही तुम्हें मेरे ऊपर न्यास पड़ने की आदत से चिढ़ रही है। तुमने मेरी गैर मौजूदगी से छाए सन्नाटे को उत्सव में परिवर्तित कर दिया। वो भी देखा, दुल्ला काकी घर की सार संभाल अच्छे से कर रही हैं। खाना चखा था, काफ़ी अच्छा था, झूठ नहीं कहूँगी। मारे ईर्ष्या के यहाँ चली आई थी, देखने की किस तरह तुम मेरे बगैर सुख से रह रहे हो। वहाँ शायद मेरा अहंकार था, जो सोचता था कि मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं। दरवाज़ा खोलते ही साफ सुथरा घर, करीने से रखी हर वस्तु को देखकर मन बुझ गया। अफसोस हुआ कि क्यों आई, अब कभी नहीं आऊँगी। तुम खुश हो तो क्या मैं नहीं रह सकती? इस विचार के साथ ढेर सारी मायूसी और खालीपन समेटे चलने ही वाली थी कि दुल्ला काकी आ गई। मुझे देखकर समझी मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ, पर मैंने माँ की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। कह दिया अभी वहीं रहूँगी। कब तक, उन्होंने पूछा था, पर मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मेरे बिना पूछे भी वो बताती चली गई कि वो समय से सारा काम कर देती हैं। खाना भी तेल मसालेदार तुम्हारी पसंद का बनाती हैं, फिर भी तुम ढंग से खाते नहीं हो। रोज आधा तो कभी उससे ज़्यादा खाना फेंकती हैं। बता रही थी कि तुमने मेरे बनाए मठरी नमकीन और लड्डुओं पर खूब हाथ साफ किए। मैंने भी देखा, तुमने तो पूरा का पूरा डिब्बा खाली कर दिया है। इतनी कैलोरी सही नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। फिर भी राहत की एक रोशनी मुझ तक पहुँची कि कम से कम तुमने मेरे बनाए लड्डुओं और नमकीन पर गुस्सा नहीं दिखाया, वरना तुम्हारे खत के हिसाब से जैसे मुझे हंसिए पर ढकेल दिया गया, वैसे ही मेरे हाथों के बने ये सब पकवान डिब्बे समेत कचरे के डिब्बे में जाने थे। पर तुम तो स्वार्थी हो, यही तो कहती आई हूँ हमेशा। तुम्हें तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा स्वाद, तुम्हारी पसंद, तुम्हारा आराम प्रिय है। इन सब के बीच मैं और मेरा वजूद कहीं नहीं है, न कभी था। पर एक बात कहे बिना ना रहूँगी कि तुम्हें मुझसे परहेज है, मेरे एहसास से नहीं। क्यों, क्या गलत बोल गई मैं? अपने दिल पर हाथ रखो और कहो मैं झूठ बोल रही हूँ कि तुमने अपने पैंट कमीज मेरी साड़ियों के साथ टांग दिए, ताकि साथ रहकर भी तुम मेरे स्पर्श को महसूस करो। इसलिए तो तुमने मेरी एक भी साड़ी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। तुमने मेरे साथ एडजस्ट करना नहीं सीखा, तो क्या तुम्हारे कपड़ों ने एडजस्टमेंट करना सीख लिया? मेरे कपड़ों के साथ मेरे इस ख्याल को शायद तुम मेरी खुशफहमी कहो, पर उस पर बदरंग कंबल के लिए क्या सफाई दोगे, जिसे आजकल तुम ओढ़ते हो? पलाश का गला सहसा सूखने लगा तो उसने गटागट पानी पीकर गले को तर किया। आंखें खत पर फिर टिक गई। यह बदरंग कंबल, जिसकी नरमाई अब बिल्कुल खत्म हो चली है, रंग फीका पड़ चुका है, जो काफ़ी दिनों से ट्रंक में कहीं दबा पड़ा था, जिसे तुमने कई बार फेंकने की पेशकश भी की थी। घोर आश्चर्य हुआ उस आकर्षण विहीन कंबल को तुम्हारे बिस्तर पर देखकर। तुम मुझे इमोशनल फूल कहते आए, पर तुम क्या हो? क्या ये सच नहीं कि उस कंबल में तुम मुझे ढूंढते हो? हमारी शादी के रुमानी दिनों का, हमारे प्रथम स्पर्श का साक्षी यह कंबल तुम्हारे दिल के भी उतना ही करीब है जितना मेरे दिल के। फिर क्यों तुम्हें कोफ्त होती थी कि मैं क्यों अब इस बदरंग कंबल को संभालती आई हूँ? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं कंबल को नहीं, तुम्हारे प्रथम स्पर्श के एहसास को सहेजे थी। शायद तुम भी ऐसा ही करना चाह रहे थे, पर मानोगे नहीं, या शायद मानते तो हो पर जताना नहीं चाहते, या फिर जताना आता ही नहीं। कुछ बातें ज़रूरत के साथ सीख लेनी चाहिए, आदतें बदल लेनी चाहिए। उम्र की इस संध्या बेला के करीब पहुंच रहे केतकी को थोड़ा पलाश और पलाश को थोड़ा केतकी हो जाना चाहिए, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। शायद यही हम दोनों मात खा गए। खैर, मुझे तो आज पता चला कि जिस कंबल को तुमसे छिपाकर इस भय से मैंने ट्रंक में सबसे नीचे डाल दिया था कि कहीं तुम उसे उठाकर किसी न किसी दिन किसी को दे न दो या फेंक न दो, वह कंबल ट्रंक में नीचे दबा पड़ा है। यह बात तुम जानते थे, इसलिए तो मेरी गैर मौजूदगी में उसे निकाल पाए और मैं बेवजह डरती रही।
तुम्हें असंवेदनशील समझती ही रहती यदि यहाँ ना आती और नए की जगह पुराने को ना देखती। चलो एक बात तो साबित हुई कि तुम्हें भी वो याद है जो आज तक मैं नहीं भूल पाई वो दिन जब मैं नई ब्याह कर आई थी और थकावट में आंखें झपक पड़ी। ठंड के दिन थे, सो कुछ सिमटी सुकड़ी सी जहाँ बैठी थी वहीं ढह गई। तब अनुभव किया था उस अपरिचित अनचिन्हे मधुर स्पर्श को जो ठंड से बचाने के लिए मुझे यही कंबल उड़ा रहा था। देह में उठती सिहरन और रिश्तेदारों की दबी हंसी के बीच मैं चुपचाप आंखें मूंदे पड़ी रही। उस कंबल में महसूस होती थी तुम्हारी वो उष्मा भरी मादक छुअन। पर तुम्हारी क्या व्यवस्था थी जो तुमने अपने पसंदीदा कोरियन मखमली कंबल की जगह इस पुरानी को दे दी। पलाश की गर्दन पर पसीने के बूंदे चुचुहा आई, चेहरे पर कई रंग आए और गए। वह उसका खत पढ़ता रहा। दुल्ला काकी ने घर संभाल लिया, पर मन संभालने के लिए तुम्हें तुम्हारे पुराने कंबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस पर तुम्हारी सफाई की मोहताज नहीं हूँ मैं, समझ चुकी हूँ। तुम बेशक ना समझने का स्वांग करो, जो भी कहो। आई तो व्यथित मन से थी, पर जा रही हूँ अपने इस घर से एक अजीब सी संतुष्टि लेकर। अरे हाँ, एक बात और बता दूँ, तुम्हारी तरह मैंने भी अपने अकेलेपन को सेलिब्रेट करने के लिए 4-5 उपन्यास खरीदे थे। सोचा तो था कि जी भर कर पढ़ूंगी। एक उपन्यास पढ़ना शुरू भी किया, पर क्या कहूँ, पिछले 1 महीने से उसी उपन्यास की पृष्ठ संख्या 9 पर ही अटकी हूँ। हमारे झगड़े का मूल कारण तो मुझे याद ही नहीं है। शायद तुम भी भूल गए होगे। इसका मतलब झगड़ा अहम नहीं था, अहम है हम दोनों का अहम, जो बच्चों के सामने दबा रहा पर अब मुखर होने लगा है। केतकी बुत बना पलाश कुछ पल यूं ही बैठा रहा, मानो किसी फिल्म के धमाकेदार अंत के बाद उसके प्रभाव में डूबा दुनिया जहां से कटा हुआ। नज़र खत के अंतिम शब्द पर गई तो बुदबुदाया, अकड़ अभी भी वैसी ही। नाम के आगे तुम्हारी लगाने से सांझो जाती हैं। एक बार उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर वापस खींच लिया। केतकी ने उसके सामने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। अहम का किला ध्वस्त हो चुका था। सो वह उठा और अलमारी खोली, कपड़ों से बेड भर गया। तब जाकर मिली केतकी की पसंदीदा नीली शर्ट, जो उसी के दुपट्टे के नीचे टंगी हुई थी। शर्ट में कुछ सलवटें थी, सो शर्ट को 2-3 बार यूं झाड़ा मानो अहम को झाड़ रहा हो। पहनकर शीशे में देखा तो हंस पड़ा खुद पर। बाहर निकलते हुए एक बार फिर उस चुंगलखोर बदरंग कंबल पर पड़ गई, जिसे एक रात बेचैन होकर उसने ही ट्रंक से निकालकर अपनी देह पर डाला था, देह की गंध खोजने के लिए। क्या जानता था कि केतकी के सामने सारे राज उगलकर उसे बेनकाब कर देगा। नीली शर्ट पहनकर उसने खुद को देखा। शर्ट पर सलवटें थी, पर चेहरे पर तनाव और क्षोभ की सलवटें तिरोहित हो चुकी थी। चाय की तलब के साथ दिल की धड़कन भय वाली नहीं, प्रेम वाली, वह भी कई सालों पहले जैसी गति में बढ़ी हुई थी। अब रुकना नामुमकिन था, ना ही मुनासिब। उसे देखकर केतकी क्या प्रतिक्रिया देगी, यह काल्पनिक आभास मन को हुलसाए पड़ा था। वह भी अगल बगल से बेखबर उस ओर बढ़ चुका था जहां उसकी जिंदगी है।